अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सर शारिक आपके साथ हाजिर है एक्सरसाइज 3.1 न्यू बुक पंजाब बोर्ड की जो फेडरल बोर्ड की जो NBF की बुक आई है, नेशनल बुक फाउंडेशन, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करवा दिया। अब स्टूडेंट हम लोग चैप्टर नंबर 2 को भी कर चुके हैं और आज से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें, जिसका एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आते हैं विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज सीखने की कोशिश करते हैं और उसके तमाम टर्म्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा लिखा हुआ है राइट द नंबर ऑफ रॉ कॉलम एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। ठीक है, हम लोग मैट्रिसेस को पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और मैट्रिक्स में क्या होता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर आप ऑर्डर फॉर्म में या फिर किसी टेबल फॉर्म में शो करना चाहते हो तो मैट्रिसेस इज़ अ बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट किसी भी चीज़ को आप टेबल या ऑर्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो रॉ एंड कॉलम की बात की जा रही है, अब रॉ एंड कॉलम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है ये मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। तो याद रखना आप हमेशा कि रॉ एंड कॉलम के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि याद रखना कि आप बचपन में खेलते होगे नेम प्लेस एनिमल थिंग, ठीक है, या फिर आप खेलते होगे नाम चीज़ जगह जानवर के नाम, जिसमें आप इस तरीके से क्या बोलते हो कॉलम बना लेते हो। ठीक है, और इस तरह से आप क्या रखते हो स्टूडेंट, रॉ रखते हो। ठीक है, मतलब कॉलम क्या होता है, ये होता है जिसमें आप लिखते हो नेम प्लेस एनिमल एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से आप लिखते हो और गेम खेलते हो। तो इस चीज़ से याद रखना है स्टूडेंट कॉलम। ठीक है, इस चीज़ से याद रखना कॉलम, मतलब जो इस तरह की लाइन होती है ना, जो इस तरह की लाइन होती है उसे कॉलम कहते हैं। या फिर इस तरह से भी याद रख सकते हो, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं रॉ एंड कॉलम में कि सी और वी, सी वी बोलते हैं ना, सी वी बना लो जा करके। तो सी इज़ अ कॉलम, वी इज़ अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब इस तरीके से एक लाइन है ना, सीधी लाइन नीचे जा रही है, हॉरिजेंटल लाइन इसको बोलते हैं और वर्टिकल लाइन स्टूडेंट इसको बोलते हैं। तो सी वी से आपको याद रहेगा कि सी कॉलम है और उसका क्या है स्टूडेंट, एक वर्टिकल लाइन है। तो मतलब कॉलम कौन से होंगे, जो वर्टिकल होंगे। ठीक है, और हॉरिजेंटल क्या होगा बेटा, हॉरिजेंटल मेरे पास रॉ होगा, जिसे हम बोलते हैं एच आर। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन होगा तो एच आर होगा, मतलब एच आर आपको क्या करता है, किसी भी नौकरी आपकी जॉब के लिए जो आखिरी का मरहला होता है वो एच आर करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। ठीक है, तो एच आर से आप याद रख सकते हो हॉरिजेंटल लाइन को रैक कहते हैं, और सी वी क्या होता है मेरे पास कॉलम होता है, जो कि मेरे पास वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपने याद रखना है। अब इधर आएँ तो यहाँ पे हमें पता क्या चलेगा कि रॉ क्या है, कॉलम। बेटा ये वाली जितनी भी लाइन होगी ना, ये वाली लाइन, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रॉ, क्योंकि सॉरी ये वाली जो लाइन है वो क्या होगी हमारे पास, रॉ होगी, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है। और इस तरीके से जितनी लाइन आएगी स्टूडेंट वो क्या होगी, वर्टिकल होगी। ठीक है, वर्टिकल मतलब सीवी मतलब कॉलम होगा। तो स्टूडेंट याद रखना रॉ एंड कॉलम करके हमें हर चीज़ को शो करना होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बताओ इसके अंदर रॉ कितना हो गया। अगर रॉ देखें तो स्टूडेंट इसके अंदर मेरे पास एक रॉ है, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन एक है, तो एक रॉ। उसी तरह से स्टूडेंट अगर कॉलम हम देखना चाहें तो मेरे पास कॉलम कितना होगा, कॉलम अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम दो कॉलम, तो मेरे पास दो टर्म लिखी हुई ना गैप दे करके, तो ये दो कॉलम हो जाएगा। और इसको अगर ऑर्डर फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, किस फॉर्म में लिखना है, ऑर्डर फॉर्म में, तो याद रखना पहले आपने रॉ लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और फिर उसके बाद कॉलम लिखना है। तो ये हमारे पास क्या होता है ऑर्डर फॉर्म में किसी चीज़ को भी लिखने का। देखो कितना आसान था ना। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे रॉ कितना है, एक और दो, मतलब दो लाइन चल रही है तो दो रॉ हो गया। तो स्टूडेंट रॉ जो होगा वो मेरे पास कितना होगा, 2 होगा। कॉलम देखो कितनी लाइन है, एक लाइन दो लाइन, तो मेरे पास कॉलम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉलम अगर देखा जाएगा तो 2 होगा। और अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब इसको 2/2 कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास रॉ एंड कॉलम हो जाएगा। उसी तरीके से इधर देख लो बेटा, ये डिवाइड का निशान है। ठीक है, ये अलग अलग करके नहीं लिखा हुआ, इसको देखो ये अलग अलग है, इसके साथ डिवाइड का निशान नहीं लगा हुआ, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे डिवाइड का निशान है, मतलब ये एक ही वैल्यू है। तो मैं इसको क्या कंसीडर करूँगा, इसको मैं कंसीडर करूँगा अगर इसको डिवाइड करोगे कोई वैल्यू निकल कर आएगी कैलकुलेटर के अंदर, तो वो एक ही वैल्यू कंसीडर होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब यहाँ पे एक रॉ है और एक कॉलम है, मतलब एक रॉ और यहाँ से देख रहा हूँ तो एक कॉलम है, तो मतलब क्या हो जाएगा, रॉ स्टूडेंट इसमें कितना है 1, अगर कॉलम देखेंगे तो भी 1, अगर ऑर्डर देखा जाए तो स्टूडेंट क्या होगा 1/1। तो ये मेरे पास हो गया सॉल्व। उसी तरह से यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ पे एक रॉ है जबकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, गैप नहीं है। पहले यहाँ पे सब में गैप था तो मैं एक अलग से बोला था, तो मैं इसको कंसीडर करूँगा स्टूडेंट एक ही कॉलम। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पर भी गैप नज़र नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी रॉ मेरे पास क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 1, और उसी तरह से कॉलम क्या होगा 1। तो इसका अगर ऑर्डर देखा जाए स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या होगा 1/1। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो ना तो स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है।
अब इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि चेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट। आपने बताना है कि ये जो हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हैं ये इक्वल है कि नहीं इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट इक्वल और ना इक्वल करने के लिए, इक्वल का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट हो या फिर एक जैसी टर्म हो दोनों के अंदर, ठीक है, तो उसे हम इक्वल बोलते हैं। ऑर्डर तो देखने से हम सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ऑर्डर तो यहाँ पे 2/2 है, क्यों, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है। उसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये भी 2 रो एंड 2 कॉलम है। ये अगर ऑर्डर वाइज देखा जाए तो इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट इक्वल बोला गया है तो इक्वल के लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ वाली वैल्यू के यहाँ के इक्वल है, यहाँ वाली वैल्यू के इसके क्रॉसपॉन्ड इक्वल है कि नहीं है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है कि ये वाली इसके इक्वल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट चलो आज इसको चेक कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू तो स्टूडेंट मेरे पास 1 0 0 1 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट तो ज़रा देखा जाए तो 25 में से 25 जाता है तो कितना बचता है 0, ठीक है। उसे 16 में से 16 जाता है तो स्टूडेंट रूट 0 16 ही होता है, ठीक है। अब रूट 25 के ऊपर लगा हुआ है तो 5 का रूट क्या होता है स्टूडेंट 5 डिवाइडेड बाय 5। उसी तरीके से यहाँ पे रूट का 16 लिखा हुआ है तो 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, क्योंकि रूट जो होता है हमारे पास स्टूडेंट 16 वो 4 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू कटा है, ये वैल्यू कटा है, तो स्टूडेंट देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे जो टर्म बच रही है वो क्या बच रही है 0 1 1 0, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे टर्म देखी जाए तो स्टूडेंट क्या बच रही है 1 0 0 1। अब देखो दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है, कि पहली वैल्यू क्या दूसरी वैल्यू के इक्वल है, नो नॉट इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट इसके अंदर कि मैंने इसको सबसे पहले लेट कर लेना है स्टूडेंट कि लेट ये ए के बराबर है स्टूडेंट और ये बी के बराबर है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ए की वैल्यू है स्टूडेंट, ये बी की वैल्यू है। अब मैं देखूंगा कि ए इक्वल है बी के, नो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी बिकॉज उसकी जो करॉस्पॉन्डेंस वैल्यू थी वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर नहीं होगा, मतलब ये ओरिजिनल नहीं होगा, ठीक है। अब इसको चलो आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि मेरे पास इक्वल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन की जो मेरे पास टर्म है मैं यहाँ पे देख करके लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बी पार्ट है और बी पार्ट में लिखा हुआ है 1 2 और 3, ठीक है। उसी तरह से कॉमा लगाया हुआ है 1 + 2 + 3। अब बोला जा रहा है कि आप बता दो कि ये मेरे पास स्टूडेंट इक्वल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट देख सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि ए बराबर है स्टूडेंट किसके 1 2 और 3, ठीक है। उसी तरह से बी बराबर है स्टूडेंट किसके 1 + 2 + 3, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कितने रो हैं, एक रो है तो 1 रो और कॉलम कितने 1 2 3, तो स्टूडेंट कॉलम क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट अगर देखा जाए ये सब प्लस हो रहा है तो 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 कितना होता है 6 होता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर एक रो एंड एक कॉलम है, मतलब 1 रो 1 कॉलम, तो दोनों तो पहली ऑर्डर वाइज क्या हो गया अनइक्वल हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट इसमें कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी बिकॉज क्योंकि उसके ऑर्डर ही क्या है स्टूडेंट बिल्कुल चेंज है, ठीक है। जब ऑर्डर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है वो इक्वल नहीं हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। इसका पार्ट नंबर सी देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर सी में क्या लिखा हुआ है बेटा 1/2, ठीक है। एक पार्ट में ये लिखा हुआ है और दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट 1 और नीचे 2। ये देखने से समझ में आ रहा है स्टूडेंट इसका कॉलम देखो कितना है, एक ही रो है क्योंकि डिवाइड हो रहा है 0.5 आएगा क्योंकि डिवाइड का निशान है, ठीक है। तो एक रो एंड एक कॉलम तो 1 कॉलम 1/1 होगा। यहाँ पे 2 रो है क्योंकि ये अलग-अलग है, डिवाइड का निशान नहीं है, और एक कॉलम है तो मतलब 2/1। तो जरा यहीं पर ये क्या हो गया नॉट इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी क्योंकि इसके ऑर्डर ही क्या है स्टूडेंट बिल्कुल चेंज है, ठीक है। अब चलते हैं इसका पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हो ताकि आपके पास ये मटेरियल रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट चलते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है इस सवाल का वो क्या है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन स्टूडेंट क्या होता है हम तो तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन तमाम सवालात को भी सॉल्व कर लेंगे। 1 + 0 लिखा हुआ है, 0 × 0 लिखा हुआ है, 0 + 0 लिखा हुआ है और स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 - 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक वैल्यू दी हुई है और दूसरी वैल्यू काफ़ी बड़ी दी हुई है स्टूडेंट, क्या 5 × 5 डिवाइडेड बाय 25 दिया हुआ है स्टूडेंट। नीचे -2
17 प्लस का 15 दिया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट के 3 मल्टीप्लाई बाय 0 7 दिया हुआ है और नीचे के लिखा हुआ है 17 मल्टीप्लाई बाय 1/17 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू मेरे पास गिवन है, आपने सबसे पहले लेट कर लेना है। तो स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने क्या करा, लेट करा और इसको a के बराबर लिया। अब मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। 1 + 0 किसके बराबर होता है स्टूडेंट? 1 के। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है? 0 के। 0 + 0 किसके होता है? 0 के। और 1 में से 0 जाता है स्टूडेंट, 1 ही बचता है। ठीक है, ये मैथ्स का बेसिक रूल के अकॉर्डिंग। और इसको मैंने b कर लिया स्टूडेंट। अब जरा गौर से देखो, 5 5 से क्या होता है? 25। तो 25 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अच्छा 15 है और 17 है तो माइनस का 2 हो जाएगा स्टूडेंट। 17 में से 15 जाएगा तो माइनस का 2 और माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 0 से मल्टीप्लाई होता है 0 और 0 किसी से डिवाइड होता है तो स्टूडेंट क्या आता है? 0 ही आता है। ठीक है, 17 से 17 कट गया तो स्टूडेंट क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। इससे ये कटेगा तो b की वैल्यू जो स्टूडेंट वो क्या आ रही है? 1 0 0 1। ठीक है, अब इसका ऑर्डर देख लो स्टूडेंट, 2 रो 2 कॉलम तो क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 रो और 2 कॉलम तो ये भी क्या हो जाएगा? 2/2। ऑर्डर देखा जाए तो इसका इक्वल है स्टूडेंट। अब देखो आइडेंटिकली है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। a 1 1 0 0 0 0 और 1 1, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो लिखोगे a इज इक्वल टू b बिकॉज देयर ऑर्डर इज सेम एंड देयर एलिमेंट इज ऑल्सो सेम। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से स्टूडेंट्स को कहा जा सकता है कि ये मेरे पास क्या है? एक इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास बहुत ही आसान से सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आगे लिखा हुआ है, हैडर हसन एंड अहमद स्कोर 7 पॉइंट 11 पॉइंट एंड 10 पॉइंट रिस्पेक्टिवली इन अ मैथमेटिकल क्विज। ठीक है, एक मैथमेटिक क्विज है, उसके अंदर स्टूडेंट अहमद ने हैदर ने 7 मार्क्स लिया, हसन ने 11 लिया और अहमद ने 10 पॉइंट लिया। ठीक है, इन अ मैथमेटिकली क्विज डिस्प्ले द डेटा इन रॉ एंड कॉलम। आपने इसको डिस्प्ले करना है स्टूडेंट रॉ एंड कॉलम में। ठीक है, तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट कि अगर आप यहाँ पे इस से लिख दो कि हैडर, ठीक है, फिर इसका लिख दो हसन, ठीक है, और फिर क्या लिख दो? अहमद। ये मैं रॉ वाइज लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अहमद। तो अहमद लिखे, इन तीनों के मार्क्स जो स्टूडेंट रॉ वाइज देखा जाए तो वो किसके इक्वल था? 7 के, फिर उसके बाद 11 के और फिर स्टूडेंट 10 के। तो इसको मैंने रॉ फॉर्म में आपको लिख कर दिखा दिया। अब कॉलम फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट तो क्या होगा? हैडर, फिर उसके बाद स्टूडेंट हसन, ठीक है, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अहमद। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिखा और ये मैंने मैट्रिक्स बनाया आपके सामने। ये इक्वल किसके होगा स्टूडेंट? 7 11 और 10। तो यही मेरा स्टूडेंट आंसर होगा और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। अब स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है? राइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ टाइप्स होते हैं मैट्रिसेस के, जिसको मैं अभी आपको बताता हूँ और फिर बताना है कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स का टाइप है। ठीक है, तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे पहला मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रॉ हो, ठीक है, या फिर एक कॉलम हो, तो उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये बता देता हूँ स्टूडेंट। इसमें देखो कितने रॉ हैं? 2 रॉ हैं, 1 कॉलम है। ठीक है, मतलब 2 रॉ 1 कॉलम, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और साथ में क्योंकि रॉ एंड कॉलम अगर सेम नहीं होता ना तो उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और लेकिन साथ साथ ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स को क्या, कि इसके अंदर मेरे पास कितना कॉलम है? 1 कॉलम है, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्टूडेंट ये क्या है? मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। इसमें देखो 1 रॉ है और 2 कॉलम है, मतलब 1 रॉ मल्टीप्लाई बाय 2 कॉलम। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रॉ हो तो वो मेरे पास स्टूडेंट क्या होता है? रॉ मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादा इसको नंबर दिया जाए तो स्टूडेंट ये क्या होगा? मेरे पास रॉ मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 1 रॉ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को देख लेते हैं स्टूडेंट। ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, लेकिन इसमें ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है? क्योंकि एक कॉलम है तो जिस वजह से मैंने इसको क्या कह दिया? इसको कॉलम मैट्रिक्स हो गया। और इसमें 1 रॉ है तो इसको मैंने रॉ मैट्रिक्स बोल दिया। अब देखो इधर भी 2 1 4 3 3 2। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। कितने रॉ हैं स्टूडेंट? 2 रॉ हैं। ठीक है, कॉलम कितने? 1 2 3, तो ये कितने हो गए? 3 कॉलम। तो देखो इसका भी रॉ एंड कॉलम चेंज है, लेकिन मैं इसको क्या कहूँगा स्टूडेंट? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ना तो ये रॉ लग रहा है और ना ही स्टूडेंट ये क्या लग रहा है? कॉलम मैट्रिक्स लग रहा है। तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 1 4 2 लिखा मैंने, तो हर वैल्यू अलग अलग है और 2 रॉ है और स्टूडेंट 2 कॉलम है। तो 2/2 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैं
मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट आपको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर आपका पेपर हो रहा है तो स्टूडेंट आप फ़ौरन से देख करके इसे रिकॉल कर सको, ठीक है। तो बस मैं आपको ये चाहूँगा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ मेरे पास एक और मैट्रिक्स होता है जिसे हम, अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ इस तरह का भी दिखता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ एक एलिमेंट लिखा है तो इसके अंदर एक रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 बाय 1 भी मेरे पास स्टूडेंट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट मेरे पास एक होता है एक और मैट्रिक्स जिसका नाम होता है स्टूडेंट नल मैट्रिक्स, जिसके अंदर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी हो, तो उसे हम कह सकते हैं स्टूडेंट क्या है, वो एम्प्टी मैट्रिक्स है, ठीक है। नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स है, ठीक है। उसी के साथ साथ स्टूडेंट मेरे पास एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर डायगोनल में स्टूडेंट क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, क्या हो 1, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी और या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और स्टूडेंट क्या कहते हैं, और हम इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं। लेकिन डायगोनल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सेम होना चाहिए और 1 होना चाहिए। अब इसी के बरअक्स स्टूडेंट अगर मेरे पास डायगोनल में 2 2 2 लिखा हुआ हो, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो स्टूडेंट डायगोनल में देख लो क्या लिखा हुआ है। अब आप इसको मत बोल देना कि स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आइडेंटिटी है, नो, ये 2 2 है। सिर्फ 1 के लिए स्टूडेंट केस होता है कि वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा नंबर हो और सेम हो डायगोनल में, ठीक है, तो स्टूडेंट वो मेरे पास क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। अब स्टूडेंट एक और टर्म होती है मेरे पास एक और मैट्रिक्स की, ठीक है, वो क्या होती है मैं दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास लिखा हुआ स्टूडेंट 3 0 0 0 0 0 और 0 0 3, इस तरीके से। अब डायगोनल में देखो सेम वैल्यू नहीं है, मतलब 2 सेम है और एक अलग है, तो ऐसी अगर टर्म हो जाए कि तीनों ही अलग हो या फिर तीनों में से कोई एक अलग हो, तो स्टूडेंट वो क्या होता है, मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। वो कौन सा मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, वो मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। अगर एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो तो रो मैट्रिक्स, अगर दोनों अलग अलग है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर दोनों सेम सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर पूरा 0 है तो एम्प्टी मैट्रिक्स, अगर डायगोनल में स्टूडेंट 1 1 1 है तो यूनिट मैट्रिक्स, अगर डायगोनल में सेम वैल्यू है 1 के अलावा तो मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स, अगर डायगोनल में स्टूडेंट अलग अलग वैल्यू है तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, बहुत सारे टर्म होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इतना आगे नहीं जाना। जो बुक के अंदर मौजूद है हम जस्ट उसको देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, डायगोनल में दोनों वैल्यू सेम है, क्या है, 2 वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, अभी हमने सीखा था, ठीक है। अगर डायगोनल में स्टूडेंट वैल्यू चेंज है, अगर डायगोनल में वैल्यू चेंज है, बाकी सब 0 है, तो वो क्या होता है, वो मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट। इस चीज़ को याद रखना है आपने, ठीक है, एक बार रिकॉल करोगे। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 5 मेरे पास क्या होता है, अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 9 को 5 से 45 और 3 को 15 से मल्टीप्लाई 45 ही होता है स्टूडेंट, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। 1 है स्टूडेंट, इसका रो एंड कॉलम सेम है, ठीक है, 1 बाय 1 है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और स्टूडेंट क्योंकि ये 1 है तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कर दिए। अब 625 का स्टूडेंट रूट क्या होता है, 625 का रूट होता है 25 डिवाइडेड बाई 25, कैंसिल आउट तो क्या बच गया, 1, ठीक है। अब 15 में से 15 प्लस 15 32 के बराबर होता है स्टूडेंट, और 32 माइनस 32 किसके बराबर होता है, 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा, 19 और 18 में से 19 गया तो माइनस का 1 और प्लस का 1, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 0, और 9 का रूट क्या होता है, 3 में से 3 कटेगा तो क्या बचेगा, 1। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स जो बन करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 0 0 1, ठीक है। जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास डायगोनल में 1 1 है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये यूनिट मैट्रिक्स है, या फिर हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। आखिरी में देखते हैं 6 + 2 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 8 के, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये 8 के बराबर है और ये मेरे पास 0 के बराबर है, तो मैट्रिक्स कैसे बन के आ रहा है, 8 0 0 8। डायगोनल में स्टूडेंट सेम वैल्यू होती है 1 के अलावा, तो वो क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट ये वाला सवाल भी हमने देखो कितने आसान और कितने जल्दी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गई है। इंतहाई इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, चेक फॉर द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपने मालूम करना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट। तो इसमें थोड़ा सा मुझे आपको इस रफ पेज में जो करवाया था उसी में थोड़ा बताना पड़ेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज ले लो तो मेरे पास दोबारा से वही सवाल आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा मैं कह क्या रहा हूँ। और अगर ए ट्रांसपोज ले लो और वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये कैसे होता है ये बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले काम हमें जो इस सवाल को सॉल्व करना होगा, उस सवाल के लिए आपने सबसे पहले लेट करना होगा कि ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है वो ए के बराबर है। ठीक है, ए के बराबर ले लो, बी के बराबर, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं फ़िलहाल इसको ए के बराबर ले रहा हूँ। तो 2 9 6, ठीक है स्टूडेंट, 3 6 3। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट उतार दिया। अब सवाल के अकॉर्डिंग मुझे ए का क्या लेना होगा स्टूडेंट, ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है कि जो भी रो में हो उसे कॉलम में लिख दो। मतलब 5 2 3 है ना, तो इसको मैं कॉलम में लिखूंगा। तो 5 2 और 3 लिख दिया। उसी तरह से ये वाली वैल्यू को लिखूंगा 2 9 6 और इस वैल्यू को लिखूंगा स्टूडेंट के 3 6 3। तो ये मैंने वैल्यू लिख दिया। अगर मैं ए का ट्रांसपोज ले लूँ और दोबारा से वही सवाल बन जाए जो सवाल था, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखो गौर से देखो, 5 2 3 5 2 3, 2 9 6 2 9 6, 3 6 3 6 3, मतलब सेम वैल्यू आ गई ट्रांसपोज लेने के बाद भी। मतलब मैंने इस वाली वैल्यू को यूँ लिखा था, इस वाली वैल्यू को यूँ लिखा था और इस वैल्यू को यूँ लिखा था, लिखने के बावजूद भी सेम आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दैट्स मीन ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है स्टूडेंट, ये मेरे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं लेट करूंगा और बोलूँगा ए बराबर स्टूडेंट किसके, 0 -9 9 और 0 के। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया। अब इसका क्या लेना है स्टूडेंट, ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो मैं क्या लूँगा, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब स्टूडेंट ट्रांसपोज कैसे लिया जाएगा, जो भी रॉ में होगा उसे कॉलम में लिख दूंगा। जो 0 9 लिखा हुआ है तो क्या लिखूंगा, 0 और 9 लिख दूंगा। ठीक है, उसी तरह से ये वाली वैल्यू जो लिखी हुई है माइनस का 9 और 0। अब मैं देखूंगा वैल्यू क्या सेम आई। जब मैं इसको देख रहा हूँ इसको देख रहा हूँ तो स्टूडेंट 0 तो 0 है, लेकिन यहाँ पे प्लस का 9 था, यहाँ पे माइनस का 9 हो गया। तो मतलब अलग वैल्यू आ गई। जो वैल्यू यहाँ पे थी उसका अपोजिट आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू था उसका अपोजिट आ गया, मतलब उसका साइन चेंज हो गया। तो मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज। मतलब कि ये वाली वैल्यू में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस तो प्लस का 9 हो जाएगा और प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो सेम वही सवाल बन जाएगा, लेकिन अगर माइनस लूँगा तो ये इसका अपोजिट वैल्यू आ रही है। जब भी अपोजिट वैल्यू आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। गुड, एक्सीलेंट। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट लेट करके इसको ए बोलेंगे, जो भी वैल्यू लिखी हुई 0 2 4 लिख देंगे, -2 0 2 लिख देंगे, -4 -2 और 0 लिख देंगे। अब इसको स्टूडेंट ट्रांसपोज लेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ट्रांसपोज लेने का तरीका अभी मैंने बताया। जो भी रॉ में लिखा होगा उसको कॉलम में लिखेंगे, 0 -2 -4। ये वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे, 2 0 -2। इस वाली वैल्यू को कैसे लिखेंगे बेटा, 4 2 0। ठीक है, अब मैच करेंगे कि ये वही वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, मैंने देख तो रहा हूँ तो, लेकिन वही अपोजिट हो जाएगा। -2 है तो +2, -4 है तो +4, तो मतलब अपोजिट वैल्यू आ रही है। तो दैट्स मीन ये भी क्या होगा स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ए बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के ए ट्रांसपोज के। दैट्स मीन ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्रिक है। अपोजिट साइन का मतलब भी क्या है स्टूडेंट, कि मेरे पास स्क्यू है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट लेट करेंगे, इसको बोलेंगे कि ए बराबर स्टूडेंट किसके, 0 -7 7 और 0 के। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने लिख लिया। अब इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या, ये वाली टर्म को ऐसे लिखो, तो 0 माइनस का 7, इस वाली टर्म को भी लिखो 7 और 0। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास बेसिकली क्या हो गया, अपोजिट साइन हो गया। तो स्टूडेंट ये भी मेरे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्योंकि अपोजिट साइन हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो लिखोगे ए ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास माइनस का ए आया। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखते हैं, मैंने ये अपोजिट लिख दिया। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब ये आखिरी पार्ट है इसका, पार्ट नंबर ई। तो इसमें किसको सबसे पहले लेट करोगे कि ए बराबर है स्टूडेंट किसके, 0 -5 -5 और 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, ये वाली वैल्यू यूँ लिखाएगी। तो 0 -5, ये वाली वैल्यू क्या लिखेगी, -5 और 0। तो स्टूडेंट की ये वाली वैल्यू सेम आ गई, जी बिल्कुल सेम आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए का ट्रांसपोज लिया तो ए आ गया, तो ये मैट्रिक्स क्या
होगा स्टूडेंट, सिमेट्रिक होगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहा है। अब इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो आया है वो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है राइट ए सिमेट्रिक एंड आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आपने बोला कोई से भी आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दो जिसका ऑर्डर क्या हो स्टूडेंट, 3 हो। 3 मतलब 3 रॉ एंड 3 कॉलम। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, ये वाला जो हमने मैट्रिक्स किया था सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए पार्ट, तो ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, 3/3 है, मतलब 3 रॉ है और 3 कॉलम है। तो आप इसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। उसी तरह से जो पार्ट सी सॉल्व किया था 0-2, ये वाली जो वैल्यू थी स्टूडेंट वो क्या थी मेरे पास, स्क्यू सिमेट्रिक की थी। तो आप ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हो क्योंकि इसका भी 3/3 रॉ है। तो हमने तकरीबन स्टूडेंट पूरा सवाल सॉल्व कर लिया। अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन क्लिक करें। फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।